हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। अपन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैकेनिज्म यानी हार्मोन कार्य की आणविक क्रियाविधि। कल हमने क्या देखा था? जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी थी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन की जो स्टडी है, अध्ययन है, उसको हमने क्या कहा था? एंडोक्राइनोलॉजी कहा था। थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। जो फादर हैं एंडोक्राइन सिस्टम के वो कौन है? थॉमस एडिसन है। हमने देखी थी ग्रंथियां, देखी थी 3 तरह की हमने ग्रंथियां देखी थी, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी व मिश्रित ग्रंथियां। सबसे पहले जो हमने देखी थी अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके अंदर नलिका या कुपिका नहीं होती, वो सब देखा था हमने, जिसके एग्जाम्पल्स थे हमारे पिट्यूटरी था, हाइपोथैलेमस था, एड्रिनल ग्लैंड था, पीनियल ग्लैंड था। ये बहुत सारे हमने उदाहरण देखे थे किसके? एंडोक्राइन के। फिर हमने एक्सोक्राइन देखा था। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो अपना सीक्रेशन बाहर की तरफ करती हैं, जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। डक्टलेस जो ग्रंथियां होती हैं उनको हमने क्या बोला था बच्चों? उनको हमने बोला था एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा था। मिश्रित ग्रंथियां देखी थी जिसका उदाहरण था अग्नाशय, जो पेनक्रियाज ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि जो हमने देखी थी जिसके अंदर डबल नेचर थे, 2 नेचर थे उसके। बाह्य स्त्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। अब बाह्य स्त्रावी जो होता है उसका 99% भाग जो होता है वो बाह्य स्त्रावित होता है, जो पेनक्रिया अग्नाशय जूस का निर्माण करता है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है उसका वो 1% होता है, जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद में हमने हार्मोन देखा था कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो सीक्रेट होता है और अपने पास में कोई ना कोई इफेक्ट शो करवाता है। फिर हमने हार्मोन और एंजाइम्स में डिफरेंसेस देखे थे। हार्मोन और ये कैसा सिस्टम था? एक इंटीग्रेटिव सिस्टम था, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम था। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों एक आपस में कैसे थे? कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस सिस्टम थे। कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो थे आपके, ये वर्क करते थे, आपस में मिलके काम करते थे, दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते थे। इसका मतलब है कि जो फिर हमने डिफरेंसेस देखे थे कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। वो बहुत फास्ट होता है, वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही वो अपना इफेक्ट शो करता है। फिर बच्चों हमने देखा था कि ये जो ग्लैंड्स जो एग्जैक्ट लोकेशन पे करता है काम, और वो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट नहीं होता, वो थोड़ी अमाउंट में सीक्रेट होता है। ये एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर अपना फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम। तो आज हम बच्चों बात करेंगे किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हार्मोन कार्य की आणविक क्रियाविधि की बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन क्या है, आज हम इसकी बात करते हैं कि क्या मैकेनिज्म है। कि सपोज बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अपना सीक्रेट करेंगी हार्मोन, ठीक है। वो जैसे ही अपना हार्मोन सीक्रेट करती हैं तो उसका क्या होता है? वो ब्लड में गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्रावण ज़्यादातर कहीं वहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ रक्त धारा के अंदर ही अपना स्रावण करती हैं। अब रक्त धारा के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों ने अपना स्रावण कर दिया, अब वो कहाँ जाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, जो अपना टारगेट अंग है, जहाँ पे उसको अपना कार्य प्रणाली, जहाँ पे उसको अपनी फंक्शनिंग शो करनी है, वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करेगा? वहाँ जाने के बाद किस तरीके से वो एक्ट करता है, क्या चेंजेस लाता है हमारी सेल के अंदर, क्या होता है? तो बच्चों इसको हम 2 मेथड से देखते हैं। एक होता है प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से और एक होता है आपका डायरेक्ट जीन लेवल पे। इसको अपन 2 तरीके से देखते हैं। एक होगा आपका हार्मोन लेवल पे और एक होगा क्या आपका जीन लेवल पे, एक होगा आपका जेनेटिक लेवल पे। तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स है, जो मैकेनिज्म है हॉर्मोन्स की, मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करता हूँ, हार्मोन की कार्य की, हार्मोन की अगर कार्यकी की मैं बात करता हूँ, हार्मोन की अगर मैं कार्यकी की बात करता हूँ बच्चों, हार्मोन की अगर मैं कार्यकी की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या देखूँगा? हार्मोन की
कार्यकी की मैं अगर बात करता हूँ तो मैं क्या देखेंगे अपन, हार्मोन की अगर मैं कार्यकी की बात करता हूँ, ठीक है, हार्मोन की अगर मैं कार्यकी की बात करता हूँ तो अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा 2 स्तर पे होती है। सबसे पहले स्तर की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन सी होगी, जीन लेवल के ऊपर होगी, जीन लेवल पे होगी, जीन लेवल के ऊपर होगी। जीन लेवल की बात करते हैं अपन, जेनेटिक लेवल पे यानी जीन लेवल पे। जीन क्या है, जीन जो है वो हमारा डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, उनको जीन बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के बेसिस पे। अब क्या होता है इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के बेसिस पे और जीन लेवल पे, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, जो जाके सीधा जीन्स को अफेक्ट करते हैं। अब भाई जीन्स कहाँ होते हैं, अब मैं यहाँ पे एक सेल बनाने जा रहा हूँ, क्या बनाने जा रहा हूँ, एक सेल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक कोशिका बनाई और ये इस कोशिका, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या बनाई मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये पूरी ये क्या है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे पूरे चारों तरफ इसी तरीके से फैली हुई रहेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ये सेंटर में बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चा न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे केंद्रक। इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर कौन होता है, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो कुछ हार्मोन है, कुछ जो हार्मोन कितने तरह के होते हैं, हमने कल उनकी रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पे जो हार्मोन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन होता है बच्चों कौन सा, एक हार्मोन कौन सा होगा, एक हार्मोन होगा जो स्टेरॉइड्स होंगे। जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन, कोर्टिसोल, ये सारे के सारे कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। सपोज यहाँ से एक हार्मोन आया एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन आएगा, ये एस्ट्रोजन आया सीधा का सीधा प्लाज्मा झिल्ली पास करके यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर ये घुस गया। ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है अपना डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। और डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है बच्चा, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है, द फंक्शनल जो कार्य की भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये क्या है, डीएनए है। अब इसमें जाने के बाद में बच्चों क्या करेगा, ये जो आपका एस्ट्रोजन आया और एस्ट्रोजन ने आने के बाद सीधा कहाँ चला गया, प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करके ये कहाँ गया, प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करके ये केंद्रक में गया। और केंद्रक में जो जीन है, हमेशा जो केंद्रक में ये डीएनए है, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, जीन बोलते हैं। अब इस जीन का ये क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, पुनरावर्तन कराएगा, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पे क्या बना, इसको अपन थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, देखो इसको अभी अपन देखते हैं। ये सपोज मैंने कोई सेल बनाई इतनी बड़ी, यहाँ पे ये कौन है इसका, ये है बच्चा इसके अंदर इसका न्यूक्लियस। मैं काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस बनाने जा रहा हूँ, ऐसे, ये कौन है, ये है इसका
न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ से ये कौन आया, एस्ट्रोजन आया। ये कौन आया, एस्ट्रोजन आया, और ये एस्ट्रोजन सीधा क्रॉस करके यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, डीएनए है। इस डीएनए को इसने किस में कन्वर्ट किया, डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसने किस में परिवर्तित किया, डीएनए को इसने बना दिया एमआरएनए। इसको अपन क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए में कन्वर्ट किया इसने। अब ये एमआरएनए यहाँ से पास आने के बाद में ये क्या है, केंद्रक है, ये आपका केंद्रक है, और ये आपका क्या है, जीव द्रव्य है। यहाँ जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य में आने के बाद में एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, एक स्टीरॉयड वाला हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड वाला हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन आया। आने के बाद में सीधा का सीधा डीएनए को क्रॉस करके कहाँ चला गया, जीव द्रव्य में। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये कौन है आपका, डीएनए है। ये डीएनए के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना बच्चों, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बना। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं, अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और ये जो प्रोटीन बना ये फिर अपना इफेक्ट शो करवाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जीन लेवल पे जो ये अपना हार्मोन है बच्चों, कौन सा हार्मोन है अपना, स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन कैन ट्रांसफर वेरी इजीली, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से ये कोशिका झिल्ली को पार करके यहाँ पे जा सकता है, स्टीरॉयड्स है ये। अब जो प्रोटीन है वो कभी भी डायरेक्ट कोशिका झिल्ली को पार कर नहीं जा सकता। वो जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, पहला ये कौन सा हो गया, जीन लेवल पे हो गया, ये हो गया अपना जीन लेवल पे। एंड दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, प्लाज्मा लेमा के लेवल पे होगा, प्लाज्मा लेमा के लेवल पे होगा, प्लाज्मा लेमा लेवल पे होगा। अब यहाँ पे ये तो स्टीरॉयड की बात हो गई। थायरोक्सिन भी ऐसा ही करता है। थायरोक्सिन आएगा, वो कहाँ पे आएगा, अगर मैं बात करता हूँ थायरोक्सिन हार्मोन की, थायरोक्सिन कहाँ अटैच होता है, पहले थायरोक्सिन होता है यहाँ पे। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। कौन आएगा बच्चा, इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर होता है जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे कौन आके अटैच होगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आके यहाँ अटैच होगा। फिर ये आके इसी तरीके से डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा और अपने नंबर बढ़वाएगा। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आपको पता है यार कि हार्मोन जब सीक्रेट हो रहा है, हार्मोन जब स्त्रावित हो रहा है तो वो टारगेट सेल को कैसे इफेक्ट करता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले जीन लेवल की बात हो गई। सेकंड लेवल है प्लाज्मा लेमा लेवल के ऊपर कैसे होगा, ये सपोज मैंने कोई सेल बनाई, ये इसके अंदर कौन है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, रिसेप्टर्स होंगे। यहाँ पे ये कौन है, रिसेप्टर होंगे, ये रिसेप्टर होंगे। और इन रिसेप्टर के ऊपर कोई भी हार्मोन आएगा, ये कौन है, हार्मोन क्या है, एक लाइगेंड की तरह बिहेव करता है। ये यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद में यहाँ भी इसकी कुछ सब यूनिट्स होंगी, यहाँ भी इसकी कुछ सब यूनिट्स होंगी। ये क्या करेगा, प्राइमरी मैसेंजर है, ये कौन है, प्राइमरी मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर है, प्राथमिक मैसेंजर है, प्राथमिक संदेशवाहक है, प्राथमिक संदेशवाहक है। तो ये आगे जाके डाउन स्ट्रीम प्रोटीन है जैसे CAMP है, इनको एक्टिवेट करेगा और ये फिर फर्दर आगे जाके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करवाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों दो लेवल पे ये कार्यक्रम होता है, एक होता है प्लाज्मा लेमा लेवल पे, एक होता है जेनेटिक लेवल पे। तो हम इनको अभी देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये देखो, हार्मोन की क्रियाविधि की बात करें, हार्मोन रुधिर में पहुंचने के बाद यह शरीर की किसी भी कोशिका में पहुंच सकता है, परंतु प्रत्येक हार्मोन कोशिका में केवल लक्ष्य अंग पर ही कार्य करता है।
मतलब रक्त में पहुंचने के बाद में क्या होता है बच्चों कि जो हार्मोन है वो कहीं भी पहुंच सकता है। पिट्यूटरी ने ब्लड में सीक्रेट कर दिया, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया, सपोज एलएच सीक्रेट किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट किया। अब उसको जाना है टेस्टिस, जाना है उसको टेस्टिस में, लेकिन वो सारे पार्ट से होते हुए जाएगा क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो तो चारों पूरी बॉडी के अंदर एक तरीके से होता है। तो बच्चा याद रखना मेरी बात को कि ये सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गन जो इसका टारगेट ऑर्गन है जिसके लिए वो हार्मोन स्त्रावित हुआ है वहीं पे अपना असर शो करेगा, हर कहीं पे अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। परंतु प्रत्येक हार्मोन कोशिका में केवल उसी अंग पे जाता है। ग्राही यानी रिसेप्टर अलग अलग होने के कारण सभी हार्मोन एक तरीके से कार्य नहीं करते। जो जितने भी हार्मोन होते हैं, अब सपोज सीक्रेट हुआ एस्ट्रोजन, तो जहां एस्ट्रोजन का रिसेप्टर होगा वहीं वर्क करेगा। सपोज सीक्रेट हुआ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से इंसुलिन सीक्रेट हुआ, तो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनके पास कोई भी सिग्नल जाता है तो वो रिसेप्टर के थ्रू ही जाता है। रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर है क्या, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। रिसेप्टर किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से। तो ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से बाइंडेड है। अब यहाँ पे आके कोई भी लिगेंड इस पे बाइंड करेगा, सपोज यहाँ आके, तो अब मेरे को कैसे पता चला ये मेरे को किसी ने टच किया, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो प्रोटीन के बने हैं। अब मेरे हाथ को किसी ने टच किया तो मैं अपना हाथ रिमूव करूंगा, क्यों, मुझे कैसे पता चला कि मुझे किसी ने टच किया। अब आप बोलोगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन सर, दिमाग में यहाँ पे सेंसरी नर्व्स हैं, नर्व्स को भी सिग्नल रिसेप्टर के थ्रू ही जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर यहाँ पे अटैच हुआ तो आपको पता चला कि टच हुआ, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो उनको आगे मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं। तो हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील हार्मोन, एक होते हैं लिपिड में घुलनशील हार्मोन। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो तरह के होते हैं। सबसे पहले ये बच्चों बात कर रहा है जल में घुलनशील हार्मोन। जल में घुलनशील हार्मोन सतह पर उपस्थित रिसेप्टर से क्रिया करता है। ये जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं ये कैसे होते हैं, रिसेप्टर से अटैच होते हैं। सामान्यतः ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इसके बाद क्रम से घटना शुरू होती है। जबकि लिपिड घुलनशील हार्मोन, जब लिपिड घुलनशील हार्मोन तेजी से प्लाज्मा झिल्ली की कोशिकाओं व कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होते हैं। इस हार्मोन की आणविक क्रियाविधि को हम कोशिका द्रव्य में दो भागों में विभाजित करते हैं। ये वाले जो हार्मोन होते हैं इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जो स्टेरॉइड हार्मोन है उनको रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती, ये जल में घुलनशील होते हैं। लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है, फोस्फोलिपिड की बनी है। तो जल में घुलनशील है उनके लिए तो वो तो रिसेप्टर के थ्रू इफेक्ट करेंगे। ये दो की बात कर रहा है बच्चों। ये वाला जो जल में घुलनशील होते हैं यह हार्मोन सतह पर उपस्थित रिसेप्टर से क्रिया करता है, ये रिसेप्टर के थ्रू जाएगा। और सामान्यतः एक ग्लाइकोप्रोटीन इसके बाद क्रम से घटना शुरू होती है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे, हमने क्या देखा था कि बच्चों हमने देखा था कि यहाँ पे ये मैंने दो बताए थे, एक जो स्टेरॉइड हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं वो वाले जो होंगे जो जल में घुलनशील होंगे, और जो लिपिड वाले होंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो फैट सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल है वो यहाँ से आके इस पे आके अटैच होगा, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोटीन को करेगा। और एक जो स्टेरॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स जो हैं वो सीधे के सीधे आएंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है इस पे अपना असर शो करेंगे। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाने की चाहूँ तो ये बातें हैं बच्चों। तो इसमें क्या होगा, अब जीन स्तर पर होगा वह प्लाज्मा झिल्ली स्तर पर होगा। सबसे पहले जीन स्तर की बात कर रहे हैं। जीन स्तर अपने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जीन स्तर में क्या होगा। इस तरह की क्रियाविधि स्टेरॉइड, इस तरह की जो क्रियाविधि होती है वो स्टेरॉइड व थायरोक्सिन हार्मोन कार्य करते हैं। इस प्रकार की क्रियाविधि में स्टेरॉइड हार्मोन तथा थायरोक्सिन हार्मोन सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में प्रवेश करके ग्राही प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। एक ग्राही प्रोटीन हार्मोन को केंद्रक में ले जाता है। केंद्रक में पहुंचने के पश्चात हार्मोन डीएनए को प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, जिसके द्वारा डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है। ये क्या कह रहा है कि इस तरह के हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली प्लाज्मा झिल्ली को
पार करके सीधे के सीधे किसके अंदर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियस में पहुंचते हैं, और जो न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए है उसको प्रेरित, उसको क्या बनवाते हैं, उसको वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एमआरएनए फिर जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद उसको राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम की मदद से वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम की मदद से क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन एंजाइम होता है, यह प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम होता है, और यह एंजाइम लक्ष्य कोशिका की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। ये जो एंजाइम बनेगा ये क्या करेगा, उसकी जो लिविंग एक्टिविटीज होती है उनको इफेक्ट करता है और उसका नंबर बढ़वाता है। ठीक है, जो उनको कार्य करना है, जो उसको सेल्स को ग्रोथ करवानी है, जो भी उसका फंक्शन है उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन कुछ जीन में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाता है। इस प्रक्रिया से पूरा करने के लिए हार्मोन सीधे केंद्रक में उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ता है। मैंने बताया था कि इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो उससे जुड़ता है। ये रिसेप्टर क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। अंतरा केंद्रीय रिसेप्टर यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के उपस्थित होने के कारण थायरोक्सिन हार्मोन कई सप्ताह तक अपने प्रभाव दर्शाता है। कई सप्ताह तक यानी कुछ बहुत सारे वीक्स तक ये अपने इफेक्ट्स को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट बच्चों हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल पे। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है, प्लाज्मा लेमा का है। अब सपोज यहाँ पे ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 सब यूनिट इसकी बीटा होती हैं। अल्फा और बीटा होती हैं, दोनों इसकी सब यूनिट्स हैं। ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ से इंसुलिन रिसेप्टर है तो इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन आएगा या फिर और कोई आएगा। इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएगा वो कौन होगा, वो इंसुलिन होगा। वो कौन होगा, इंसुलिन आएगा। और ये इंसुलिन क्या करेगा बच्चों, ये इंसुलिन आया, ये प्रोटीन है, ये ऊपर बाहर भी निकला हुआ है और अंदर भी है। ये साइटोप्लाज्म लेवल पे आ गया तो इंसुलिन इसके थ्रू एंटर करेगा। ये इंसुलिन आ गया। अब ये इंसुलिन क्या करेगा बच्चों, बीटा सब यूनिट्स यानी आरटी के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन बनाएगा। यहाँ पे ये फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद में ये क्या करता है कि ये वाला जो सिस्टम है इसका क्या करता है, यहाँ पे एक आरटी के डोमेन होता है जो क्या करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन करता है और इसको एक्टिवेट करता है अपना कार्य करने के लिए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये क्या करता है, आरटी के क्रियाविधि। इस प्रकार की क्रियाविधि कुछ अच्छा उदाहरण इंसुलिन है। इंसुलिन के स्थानांतरण के लिए कोशिका झिल्ली पर ग्राही प्रोटीन यानी रिसेप्टर प्रोटीन मिलती है। यहाँ पे कौन मिलेगी, रिसेप्टर प्रोटीन मिलेगी। ग्राही प्रोटीन 4 उप इकाई बनाता है। 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। टोटल कितनी यूनिट्स हुई, 4 हुई। अल्फा प्रोटीन कोशिका झिल्ली में बाहर की तरफ होती है तथा इंसुलिन प्रोटीन को बांधती है। यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है, इंसुलिन प्रोटीन अटैच हो रहा है। इंसुलिन प्रोटीन कहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ पे इंसुलिन प्रोटीन अटैच होगा और ये क्या करता है, बांधती है। जो 2 सब यूनिट होती हैं बीटा प्रोटीन की, ये कोशिका झिल्ली के भीतर की सतह पर होती हैं जो कोशिका द्रव्य की तरफ होती हैं। इस बीटा प्रोटीन में टायरोसिन काइनेज की सक्रियता उपस्थित होती है। इसके द्रव्य के अंदर किसकी होती है, जो बीटा प्रोटीन में टायरोसिन काइनेज की सक्रियता यानी टायरोसिन काइनेज होता है। काइनेज क्या करता है, काइनेज ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का रोल करता है, यानी ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यह रिसेप्टर प्रोटीन सामान्यतः शरीर की कोशिकाओं में 100 से कम होते हैं, परंतु यह यकृत कोशिकाओं में हजार से अधिक होते हैं, यानी 1000 से ज्यादा इनके नंबर होते हैं। अब सबसे पहला ये किसकी बात कर रहा है, ग्राही के बंधन यानी रिसेप्टर बॉन्ड की। जो 2 अल्फा प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन जुड़ता है, अल्फा प्रोटीन से क्या जुड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन जुड़ेगा। अल्फा एक्टिवेट होने के बाद कोशिका कला की उपस्थिति में टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही अल्फा प्रोटीन कोशिक यहाँ पे जुड़ा तो ये आरटीके को एक्टिवेट करता है। ये बाहर है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे इंसुलिन अटैच हुआ तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है कोनी वाला, ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे कौन बाइंडेड रहता है, आरटीके बाइंडेड रहता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रहता है, तो उसको ये एक्टिवेट करता है, ये सक्रिय करता है। टायरोसिन काइनेज कोशिका द्रव्य में उपस्थित रिसेप्टर प्रोटीन का वह कोशिका द्रव्य प्रोटीन को फॉस्फोरीकरण करता है। इंसुलिन की अधिकतम कार्य कोशिका में फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया
परिणाम स्वरूप चलता है। यहाँ पे जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन के बाद में वो एक्टिवेट होगा और वो अपना जो काम होता है इंसुलिन का ग्लूकोज को ब्लड में भेजना और जितने भी जो उसके रिसेप्टर्स को बढ़ाना ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए, तो वो आगे और फंक्शंस करता है, ग्लूट चैनल्स जो रिसेप्टर्स बनाता है और वो सारे अपने कार्य करेगा। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन सबसे पहले हुआ क्या, इंसुलिन आया, आने के बाद 4 सब यूनिट हैं टोटल, एक अल्फा की, दो अल्फा और 2 बीटा। अल्फा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ से आया, आने के बाद में अटैच हुआ, अटैच होने के बाद में जैसे ही अटैच होता है नीचे सिग्नल जाता है, सिग्नल जाके बीटा, बीटा से अटैच कौन है, बीटा के साथ में अटैच है आरटीके, आरटीके यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, काइनेज एक्टिवेट होते ही क्या करेगा, फॉस्फोरिलीकरण करेगा, फॉस्फोरिलीकरण करते ही नीचे एक्टिवेशन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये आरटीके पाथवे हो गया। नेक्स्ट जो है बच्चों परिणाम स्वरूप चलता है सेकंड, हम इसमें बात करें सीएमपी, सीएमपी की फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करता है, द्वितीय संदेश वाहक होता है, क्योंकि फिर जो देखो बाहर कोई आके अटैच हुआ, अटैच होने, देखो सबसे पहले अपन ने जीन लेवल पे देखा था, उसके अंदर तो जो स्टेरॉइड्स थे वो डायरेक्ट केंद्रक के अंदर जाके उनको एक्टिवेट कर रहे थे, जो भी उनके जो जीन था, डीएनए था, उसको ट्रांसक्राइब करवा रहे थे और प्रोटीन बना रहे थे। लेकिन ये जो प्लाज्मा झिल्ली वाला है इसमें वो बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जा पाता, फिर वो उसको एक्टिवेट करता है। वो प्राइमरी मैसेंजर है, जो हार्मोन है वो क्या प्राइमरी मैसेंजर, फिर वो सेकेंडरी द्वितीय संदेश वाहक को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डाउन स्ट्रीम प्रोटीन के साथ अटैच होता है और फिर वो नीचे और जो प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, यानी सक्रिय करता है। अरे कहने का मतलब ये है हार्मोन आया, अटैच हुआ, तो वो डीएनए से कैसे अपना प्रोटीन बनाता है, और वो जो प्रोटीन बनाता है वो एंजाइम के नेचर का होता है, जो किसी भी कोशिका द्रव्य के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर चल रही एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जैसे इसने क्या बात की, सीएमपी क्रियाविधि के निम्न हार्मोन दर्शाते हैं। सीएमपी के साथ कौन कौन से ये हार्मोन है जो अटैच होते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो पिट्यूटरी का एंटीरियर अग्रभाग जो ये एक्टिविटीज करता है। दूसरा सिक्रेटिन, सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन भी तो था सिक्रेटिन। नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैटकोलेमाइंस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कैटकोलेमाइंस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग एलएच, ये भी एंटीरियर, ये सारे के सारे एंटीरियर के हैं। मोस्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच, वेसोप्रेसिन जो अपन ने किडनी के अंदर बहुत अच्छे से देखा था, वेसोप्रेसिन जो सीक्रेट करता है वो कौन सा करता है, पोस्टीरियर रीजन जो होता है पिट्यूटरी का वो सीक्रेट करवाता है इसको। पैराथायरॉइड, ग्लूकागोन, ये सब किससे होते हैं, ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है ये सीएमपी की वजह से होते हैं। सीएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सारे के सारी एक्टिविटीज को ये फॉलोअप करवाता है। अब इसके अंदर देखते हैं, इस क्रियाविधि में जब एड्रेनलिन कोशिका कला पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ संलग्न होता है, अटैच होते हैं, तो सर्वप्रथम क्या बनता है, HRC यानी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं इनर एंड पे, उन पे ये क्या करता है, जी प्रोटीन होता है। उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन पाई जाता है। जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट से बनी होती है। जी प्रोटीन पर जीटीपी पाया जाता है। जी प्रोटीन के पास में क्या पाया जाता है, जीटीपी। जी प्रोटीन के पास में क्या पाया जाता है, जीटीपी। और जैसे ही उस पे हार्मोन आके अटैच होता है, अल्फा, बीटा और गामा उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच रहते हैं। जैसे ही जीटीपी यानी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन का परिवर्तित होता है जीडीपी के अंदर, वैसे ही ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा डिसोसिएट हो जाते हैं। ये प्रोटीन जीटीपी पाए जाते हैं। जैसे एचआरसी का निर्माण होता है तो जीटीपी जीडीपी में बदलता है। इस क्रिया को मुक्त होने वाला फॉस्फेट जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जो सब यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं, विभक्त होता है अल्फा सब यूनिट तथा बीटा एंड गामा सब यूनिट। इसके अंदर ये इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं होते, ये दूसरे से अलग नहीं होते हैं अल्फा एंड बीटा। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद में अल्फा सब यूनिट है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को क्रियाशील बनाती है। मतलब एडिनाइलेट साइक्लेज है उसको क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी। जो इसकी अल्फा सब यूनिट है वो किसको एक्टिवेट करेगी, एडिनाइलेट साइक्लेज को।
यानी साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट करेगी, जो कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय प्रोटीन काइनेज ए को सक्रिय करके किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन काइनेज 1 में। यानी प्रोटीन काइनेज ए है, इनएक्टिव है, उसको क्या करेगा, ये एक्टिव बनाएगा। उसको क्या बनाएगा, एक्टिव बनाएगा। यह सक्रिय प्रोटीन काइनेज ए निष्क्रिय फॉस्फेट काइनेज को सक्रिय करके फॉस्फोराइलेज काइनेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये देखो, ये आपका वो पाथवे है। जीपीसीआर की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हार्मोन आया, कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन आया। यहाँ पे एड्रेनलिन ने आके क्या किया, यहाँ पे एड्रेनलिन आया, ये क्या है, पूरा रिसेप्टर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर आया। इसके साथ में ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है, और जी प्रोटीन के साथ में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, जी प्रोटीन के साथ में यूनिट्स होती हैं अल्फा बीटा एंड गामा। और यहाँ पे कौन बाइंडेड रहता है, यहाँ पे जीटीपी। जैसे ही ये जीटीपी यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, जीडीपी के अंदर, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। जैसे ही ये ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये क्या है, जो इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज है, एडिनाइलेट साइक्लेज है, जो इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एटीपी जो है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये किसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट और निकल जाएगा, जीडीपी से ये एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ में एक साइक्लिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, जो आपका एटीपी है, ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा CAMP। सी का मतलब क्या है, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन काइनेज ए क्या था, एक्टिव था। यहाँ पे प्रोटीन काइनेज क्या था, प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पे इनएक्टिव था। जैसे ही ये CAMP इसके साथ में अटैच हुआ, किसके साथ में अटैच हुआ, प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव इसके साथ हुआ, तो ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए में हो जाएगा। अब ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए, ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट हैं, वहीं न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर की साइड में ये प्रेजेंट हैं। ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को बच्चों ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये जो एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज है, ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव है, उसको ये किसके अंदर करेगा, एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज के अंदर करेगा। और फिर क्या होगा बच्चों, आपका जो ये ग्लाइकोजन होगा, ये ग्लाइकोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। तो बच्चों ये मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल नहीं है, ये सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि आखिर होता क्या है। हमने पढ़ा क्या था, हमने यही पढ़ा था कि कोई भी जो हार्मोन है वो 2 लेवल से काम करता है। एक होता है, अब ऐसा थोड़ी है कि हार्मोन पर्टिकुलर ग्लैंड है जो ब्लड के अंदर हार्मोन्स को स्रावित करती है। जैसे किसी ग्लैंड ने कोई भी हार्मोन स्रावित किया तो वो 2 मैकेनिज्म से चलता है, और उसका जो अपन रासायनिक क्रिया देखते हैं, उसका जो रासायनिक नेचर देखते हैं उसका, तो वो बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह का रासायनिक नेचर होता है। कोई होते हैं जो हार्मोन्स के हमने देखे थे, कोई लॉन्ग पेप्टाइड है, कोई शॉर्ट पेप्टाइड है, कोई स्टीरॉइड्स है, कोई प्रोटीन है, कोई अमाइनो एसिड्स है। हमने इस तरीके से बहुत सारे तरह के नेचर देखे थे हार्मोन के। तो होगा क्या, स्टीरॉइड्स हैं वो सीधे न्यूक्लियस में चले जाते हैं, सीधे न्यूक्लियस में जाके वहां पे जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को क्या कर देते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होगा बच्चों, जो दूसरा है उसके अंदर क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर सोल्यूबल और फेट सोल्यूबल 2 तरह के हमने हार्मोन्स देखे। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, हार्मोन उसके ऊपर
जो रिसेप्टर प्रोटीन होता है। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो आपकी कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके ऊपर हार्मोन अटैच होगा, और हार्मोन एक ने तो देखो डायरेक्ट कर दिया, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, सीधे केंद्रक में जाके अपना इफेक्ट शो करवाते हैं, जो भी इनका काम होता है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ बच्चों मैकेनिज्म पे हमें फोकस करना है कि किस तरीके से एक हार्मोन अपना कार्य करता है। तो जो दूसरी मैकेनिज्म है वो अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे हमने पहले आरटी के पाथवे देखा कि इंसुलिन आया, 4 सब यूनिट हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, बाहर की साइड अल्फा है, अंदर की साइड बीटा है, तो बीटा अल्फा से आके इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स उनसे अटैच हुए, और अटैच होने के बाद में जो नीचे की साइड में जो प्रेजेंट है बीटा मॉलिक्यूल वो एक्टिवेट होंगे। वहां पे कौन होगा? वहां पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होगा, जिसका क्या करेगा? काइनेज क्या करवाता है? काइनेज ऑलवेज फॉस्फोराइलेशन करवाता है और वो अपना प्रोसेस आगे करेगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या, ये जीपीसीआर है। जीपीसीआर के अंदर क्या है? जी प्रोटीन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जीपीसीआर, ठीक है। ये जी प्रोटीन है, ये यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ में कौन है? ये जी प्रोटीन है। ये जी प्रोटीन यहाँ पे चिपका हुआ है। जी प्रोटीन कैसा है? ये इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा? जैसे ही इसके साथ में अटैच्ड जीटीपी जीडीपी के अंदर कन्वर्ट होगी। जैसे ही जीटीपी का कन्वर्जन जीडीपी में होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से रिमूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद में जैसे ही जीडीपी में हुआ, तो इनएक्टिवेट जो जीटीपी है वो कैसा हो गया? ये जो जी प्रोटीन है, ये जो जी प्रोटीन है ये कैसा था? जी प्रोटीन क्या हुआ? यहाँ पे आप देखो, जी प्रोटीन कैसा था? इनएक्टिव था। जी प्रोटीन कैसा था? इनएक्टिव था। अब ये जो इनएक्टिव जी प्रोटीन है, इस इनएक्टिव जी प्रोटीन को जैसे ही इसके साथ में कौन अटैच है? एटीपी, और जैसे ही ये एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हुई, ये जो आपकी जीटीपी है, सॉरी जीटीपी है, जो जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हुई, जीडीपी में कन्वर्ट होते ही ये जी प्रोटीन क्या हुआ? एक्टिव हो गया। ये जी प्रोटीन क्या हुआ? एक्टिव हो गया। ये जी प्रोटीन कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। अब जैसे ही ये जी प्रोटीन एक्टिव होगा, तो सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? यहाँ द्वितीय संदेशवाहक कौन है? द्वितीय संदेशवाहक यहाँ पे कौन है? एडिनाइलेट साइक्लेज है। इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ में ये अटैच होगा। इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ में ये एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ में ये अटैच होगा। इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ में एक्टिव जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद में इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इनएक्टिव जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ये एटीपी सीएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये इनएक्टिव है, ये किस में हो जाएगा? एक्टिव सीएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव सीएमपी साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो सेल के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो जैसे ही ये एक्टिव साइक्लिक एडिनाइलेट फॉस्फेट किसके साथ में, जो सक्रिय एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये किसके साथ में अटैच हो जाएगा? प्रोटीन काइनेज ए के साथ में। और जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज ए के साथ में अटैच होगा, तो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन काइनेज ए के अंदर, एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? फॉस्फोराइलेज काइनेज जो इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा। अब ये जो एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज है, ये फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट काइनेज जो इनएक्टिव है, नीचे जो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है, उसको ये एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज में परिवर्तित कर देगा। अब जो एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है? क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का फर्स्ट, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, उसके ऊपर क्या ट्रांसफर कर देगा? फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, और ये ग्लूकोज बच्चों जाके आउटसाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये पूरा का पूरा इसमें अपन देख सकते हैं।
एक्टिव प्रोटीन ए किस तरीके से ग्लूकोज फॉस्फेट काइनेज एंजाइम में क्रियाशील होते हैं। यदि इस प्रकार आगे चलती परिणाम स्वरूप एड्रेनलिन एक अणु लगभग 100 मिलियन ग्लूकोज अणुओं को 1 या 2 मिनट में मुक्त हो जाते हैं, यानी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। किसी तंत्र का निर्दिष्ट परिणाम उसके निविष्ट परिणाम से बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये CMP के बारे में दे रखा है। द्वितीय संदेह वाहक CMP जो साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट, अरे ये ऐसा मत समझना कि ये क्या है। ये देखो, ये जितनी भी क्रिया विधियां मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हार्मोन की, हर एक हार्मोन की अलग अलग है। जैसे स्टेरॉइड की आपने तीनों की बात कर ली, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, उन्होंने कैसा किया, सीधा जीन लेवल पे चले गए। फिर अपन ने RTK रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज पाथवे, उसका रिसेप्टर था वार, RTK का रिसेप्टर होता है, प्रोटीन का होता है, उसके साथ में इंसुलिन हुआ, RTK एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोराइलेशन किया, अपना इफेक्ट शो कर दिया। फिर हमने 5-6 तरह के हार्मोन देखे थे, जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे थे, LH, FSH, एड्रेनोकोर्टिकोलामाइंस, ये सारे के सारे जो हार्मोन थे ये किससे चल रहे थे, सेकेंडरी मैसेंजर वाले से चल रहे थे। सेकेंडरी मैसेंजर CMP था, सबसे पहले आया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, एक्टिव होने के बाद में जी प्रोटीन किसके साथ में गया, CMP को, जो एडिनाइलेट साइक्लेज था उसको एक्टिव किया, एक्टिवेट करने के बाद में ATP के साथ अटैच होकर उसने क्या बनाया, साइक्लिक एडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, उसने किसको कन्वर्ट किया, फॉस्फोराइलेज काइनेज को किया, A को एक्टिव किया, A ने फिर किसको किया, फॉस्फोराइलेज काइनेज को किया, फिर फॉस्फोराइलेज काइनेज हुआ, उसने ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज काइनेज को किया, और फिर उसने जो ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन के फर्स्ट कार्बन के ऊपर, जो फर्स्ट कार्बन था उसके ऊपर उसने फॉस्फेट अटैच किया, और उसके बाद में वो बाहर ग्लूकोज को आउटसाइड में निकाल दिया। तो हर एक हार्मोन की मैकेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से द्वितीय संदेहवाहक विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत विभिन्न प्रकार की अणुक्रिया प्रदर्शित करता है, जो इस बात पर निर्भर है कि कौन से प्रोटीन रूपांतरित हुए हैं। IP3 DAG क्रिया विधि, ये सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं CMP की तरह। आइनोसिटोल फॉस्फेट, DAG डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। इस क्रिया विधि में लोकल हार्मोन सम्मिलित होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइल कोलिन, सोमेटोस्टेटिन आदि। क्रिया विधि में CMP क्रिया विधि की तरह ट्रांसड्यूसर G प्रोटीन कार्य करता है। अब यहाँ G प्रोटीन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को सक्रिय करता है, और ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो है सक्रिय करता है ये एंजाइम फॉस्फो आइनोसिटोल फॉस्फेट यानी आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 और DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ता है। अब ये अपन ने ये सारी स्ट्रक्चर्स इसकी देख रखी है, ये देख लो, ये पूरी की पूरी जो बच्चों स्ट्रक्चर है इसमें इसने कुछ भी नहीं कर रखा, यही वही है सेम। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर के ऊपर, यहाँ पे आके इससे अटैच हुआ, ये रिसेप्टर है इसका, ये G प्रोटीन है, इंटरमीडिएटरी प्रोटीन जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इसकी 3 यूनिट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद में ये किसके साथ अटैच होगा, ये जो अल्फा एक्टिवेट हुआ, जैसे G प्रोटीन एक्टिव हुआ, जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, इसकी अल्फा सब यूनिट जाएगी, और अल्फा सब यूनिट जाने के बाद में किसको एक्टिवेट करेगी, फॉस्फोलाइपेज C को करेगी। फॉस्फोलाइपेज C फिर अंदर जाएगा, PIP फॉस्फोआइनोसिटोल फॉस्फेट कन्वर्टेड बाय फॉस्फोलाइपेज C टू DAG एंड IP3 के अंदर करेगी। अब इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो DAG होगा, DAG सेपरेट होकर सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे चलाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, और आगे के डाउन स्ट्रीम प्रोटीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। या फिर IP3 जाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो स्टोर्ड है मसल्स के अंदर, उससे ये क्या करवाएगा, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करवाएगा, और जैसे ये कालमोड्यूलिन के साथ में अटैच होगा, अलग अलग फंक्शंस करेगा, अलग अलग सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। PIP होता है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट, ये होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और ये होता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये अपन इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष परिभाषाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं। कालोन, ये वो हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलकर दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रेरित करते हैं, जैसे उससे कालकोन कहते हैं। ये सिर्फ आपको लर्न करनी है। ऑटोक्लोइड क्या है, वह हार्मोन जो सीधे लक्ष्य अंग को प्रभावित करते हैं उनको ऑटोकोइड कहते हैं। ये आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीधे लर्न करनी है। डायबिटोजेनिक कौन से होते हैं, वह हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डायबिटोजेनिक बोलते हैं, लाइक इंसुलिन। ठीक है,
और कीटोजेनिक कौन से होते हैं? वह हार्मोन जो वसा उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जो फैट सोल्यूबल एक्टिविटीज को प्रेरित करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कीटोजेनिक बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो है कैलोरोजेनिक्स, वे हार्मोन जो आधार उपापचय दर को प्रेरित करते हैं तथा ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैलोरोजेनिक्स। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी ज़्यादा ऐसे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिज्म है, ये सब की मैकेनिज्म है। देखो अपन ने जो देखा है, स्टीरॉयड हार्मोन डायरेक्ट जा रहे हैं, जीन लेवल पे वर्क कर रहे हैं। जो दूसरे हैं प्लाज्मा लेमा लेवल पे अपन ने आरटी के पाथवे देखा। सबसे पहले जो इंसुलिन आया, इंसुलिन आने के बाद में अटैच हुआ और उनको सीधा अपने वहाँ से जाके उसने क्या किया? कन्वर्ट किया, अंदर के पूरे एटमॉस्फेयर को फॉस्फोराइलेशन करवाया, बीटा से कन्वर्ट। और उसने क्या बनाना है, आखिर में होना क्या है? कोई भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होने के बाद में क्या होगा? या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आए, या तो वो किसके थ्रू आएगा? रिसेप्टर्स की हेल्प से अंदर आएगा, या वो डायरेक्ट आएगा। आने के बाद में टारगेट क्या होगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद में क्या करेगा? वहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है, वहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। और वो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, उस ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए बनेगा। और वो जो एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए क्या करता है? आगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर आएगा, केंद्रक के अंदर जो पोर है उसके थ्रू वो बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद में साइटोप्लाज्म में आने के बाद में उससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? उससे प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन बनने के बाद में, प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। किस तरीके से करते हैं? कल से हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहली जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।